हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं थर्ड चैप्टर चल रहा है हमारा जीवों में मानव में जनन। मानव में जनन या प्रजनन। इसमें हमने पिछली वीडियो में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इसका थर्ड पार्ट गेमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, गेमेटोजेनेसिस बार बार सुनने में आया होगा ये शब्द, कुछ लोगों का डबल ट्रिपल रिवीजन हो रहा है। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है बताओ भाई। गेमिट के निर्माण की प्रक्रिया को गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब गेमिट का निर्माण कहाँ होता है? गोनेट्स के अंदर। ठीक है, सभी को पता है नर गोनेट का नाम वृषण और मादा गोनेट का नाम अंडाशय। ठीक है, अंडाशय या ओवरी। ठीक है, टेस्टिस और ओवरी के अंदर मतलब गोनेट्स में किसके निर्माण की क्रिया को? गेमिट के निर्माण की क्रिया को गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब जो प्रजनन के 6-7 चरण हैं, उन चरणों के नाम आपने बताए थे, पीयूष ने भी उसमें यूट्यूब पर बॉक्स में डाले हुए हैं। तो उन चरणों में से एक चरण है जिसका नाम है गेमेटोजेनेसिस। अभी गेमिट बनेगा, गेमिट के बनने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उस फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का रोपण होगा, फिर उसका डेवलपमेंट होगा, भ्रूणी विकास होगा और आखिरी में प्रसव के बाद भ्रूण का जन्म होगा। तो उन चरणों में से एक चरण है जिसका नाम है गेमेटोजेनेसिस। गेमिट के निर्माण की प्रक्रिया को गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। और गेमिट बनता कहाँ है? गोनेट के अंदर। नर गोनेट का नाम क्या है? वृषण या टेस्टिस। बार बार बता चुका हूँ, टेस्टिस के अंदर बनते हैं कौन? शुक्राणु। और मादा गोनेट का नाम क्या है? अंडाशय या ओवरी। और ओवरी के अंदर कौन बनता है? अंडाणु। ठीक है, इन दोनों के बनने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? गेमेटोजेनेसिस। अब गेमेटोजेनेसिस में अगर शुक्राणु बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, तो स्पर्म के निर्माण की क्रिया जो है, स्पर्म बन रहा है तो स्पर्म की जेनेसिस हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ऐसे ही मादा के अंडाशय के अंदर अंडाणु मतलब ओवम बन रहा है, तो ओवम के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाएगा? ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है कितने वर्ष की उम्र से? 11-12 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होती है स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया। अब स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती है? वृषण में। टेस्टिस के अंदर एक नलिका है, क्या नाम बताया उस नलिका का? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या शुक्र जनन नलिका। इस शुक्र जनन नलिका की जो अंदर जनन उपकला स्तर है, इस जनन उपकला ऊतक के द्वारा या स्तर के द्वारा क्या प्राइमोडियल जर्म सेल, प्राथमिक जनन कोशिका निर्मित होती है और इसी से स्पर्म बनता है। इसके अलावा इस जनन कोशिका के चारों ओर कौन होती है? सर्टोली कोशिका, जो क्या करती है? इस स्पर्म को पोषण देने का काम करती है। अब जो स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया 2 चरणों में पूर्ण हो रही है। सबसे पहले चरण का नाम है स्पर्मेटिड का निर्माण। स्पर्मेटिड का निर्माण, ठीक है। और दूसरा चरण है स्पर्मेटिड का कायांतरण या मॉडिफिकेशन। अब जो पहला चरण है, पहले चरण में क्या होता है? स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, जो वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर शुक्र जनन नलिका की प्राइमोडियल जर्म सेल, ये लिखा है प्राथमिक जनन कोशिका, प्राइमोडियल जर्म सेल, जो कि डिप्लाइड होती है। डिप्लाइड जिसको 2n या 2x से दर्शाया जाता है, 2n या 2x से। ये निरंतर क्या करती है? विभाजन करती है और विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका से अंत में 4 शुक्राणु का निर्माण होता है।
सबसे पहले स्पर्मेटिड का निर्माण करेंगे। स्पर्मेटिड के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो 3 चरणों में हो रही है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। सबसे पहले चरण का नाम है मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन अवस्था। सबसे पहली अवस्था क्या है? गुणन अवस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। इस अवस्था में प्राइमोडियल जर्म सेल लगातार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। 1 से 2 स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया फिर विभाजन करते हैं समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन द्वारा 1 से टोटल कितने? 4 स्पर्मेटोगोनिया बन जाते हैं। 1, 2, 3 और 4 स्पर्मेटोगोनिया बन गए। ये अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? गुणन अवस्था, पहली अवस्था। ठीक है, दूसरी अवस्था आती है वृद्धि अवस्था या ग्रोथ फेज। इस अवस्था में जो स्पर्मेटोगोनिया बने हैं उनमें से इन 4 में से किसी एक को बड़ा कर दिया, ये यहाँ दिखाया है। 4 में से एक स्पर्मेटोगोनिया आकार में वृद्धि करके, ठीक है, दूसरी अवस्था क्या है? वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था में पोषण या भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके आकार में वृद्धि करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, प्राथमिक शुक्र जनन शुक्राणु का निर्माण करता है। शुक्र पूर्व बोलते हैं शुद्ध हिंदी में इसको। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बन जाता है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड तीसरी अवस्था में, परिपक्वन अवस्था में या मैच्योरेशन फेज में, तीसरी अवस्था कौन सी? परिपक्वन अवस्था। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड जो है इस अवस्था में 2 बार विभाजन करता है। एक बार विभाजन जो होता है इसका अर्धसूत्री होता है, सॉरी इस बार जो विभाजन होता है अर्धसूत्री होता है, और अर्धसूत्री के अंदर ही 2 बार विभाजन होते हैं, प्रथम अर्धसूत्री और द्वितीय अर्धसूत्री। जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है उस प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड जो कि कैसा था? डिप्लाइड 2n या 2x था, विभाजित होकर के क्या बना लेता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बना लेता है, जो कि हेप्लाइड या n होता है। हेप्लाइड मतलब कि एक गुणसूत्र इसके अंदर मौजूद है। अब ये जो हेप्लाइड या n, जिसको 1 से या n से दर्शा रहे हैं, स्पर्मेटोसाइड दूसरी बार द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन करता है। और द्वितीयक जो अर्धसूत्री विभाजन है वो किसके समान होता है? समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। अर्धसूत्री में सूत्रों की संख्या आधी हो गई है। अब आधे सूत्र विभाजित होकर के वापस वैसे के वैसे ही नई दूसरी कोशिका का निर्माण कर लेती है। इन दूसरी कोशिकाओं को स्पर्मेटिड कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई एक के बाद एक। सबसे पहले क्या हुआ है? मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन अवस्था। इस अवस्था में प्राइमोडियल जर्म सेल सतत समसूत्री विभाजन द्वारा 4 स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण कर लेती है। ठीक है, फिर 4 स्पर्मेटोगोनिया, इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो है दूसरी अवस्था में ग्रोथ फेज में आकार में वृद्धि करके, भोज्य पदार्थ को संग्रह करके आकार में वृद्धि करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड का निर्माण कर लेता है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड जो है विभाजन करता है परिपक्वन अवस्था में, तीसरी अवस्था में पहुंच जाता है जिसका नाम है परिपक्वन अवस्था या मैच्योरेशन फेज। इस अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में दो बार होता है, एक तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर के 2 कोशिका बना लेती है, ठीक है, जिसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड कहते हैं। दूसरा विभाजन जो है वो समसूत्री के समान ही होता है पर अर्धसूत्री होता है, और फिर टोटल 4 क्या बन जाते हैं? स्पर्मेटिड बन जाते हैं। तो ये पहली अवस्था हुई है स्पर्मेटिड का निर्माण। इस अवस्था में एक प्राइमोडियल जर्म सेल से कितने? 4 यहाँ पर स्पर्मेटिड बन गए। अब आता है स्पर्मेटिड का कायांतरण। ये दूसरी अवस्था है स्पर्मेटिड का कायांतरण। स्पर्मेटिड के कायांतरण में प्रत्येक स्पर्मेटिड जो कि गोलाकार और अचल था, गोलाकार और अचल स्पर्मेटिड कायांतरित होकर, मॉडिफाई होकर के अपने रूप में परिवर्तन करके लंबा, पतला और चलनशील स्पर्म या शुक्राणु में बदल जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखते हैं हम दूसरा गैमेटोजेनेसिस का दूसरा पार्ट है जिसका नाम है oogenesis। oogenesis किसके अंदर किसके निर्माण की प्रक्रिया? अंडाशय के अंदर अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? oogenesis। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में डायग्राम लगभग एक समान ही है, थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा, वो मैं चेंज करके इसमें ही बताता जाऊंगा आपको। ये स्पर्मेटोजेनेसिस का ही चित्र है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा ही चेंज करते जाएंगे और वो oogenesis बन जाएगा। पर oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में एक बहुत बड़ा अंतर है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में स्पर्म का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण जो है 11 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होता है, पर
इस oogenesis की क्रिया में जो है भ्रूणी अवस्था में ही, मतलब मादा भ्रूण जो है जब पेट के अंदर शिशु अवस्था में ही रहता है, उस समय 6 माह की उम्र से ही किसका निर्माण हो जाता है शुरू, अंडाणु के निर्माण की क्रिया शुरू हो जाती है। जो प्राइमोडियल जर्म सेल है, ठीक है, प्राइमोडियल जर्म सेल जो है प्राथमिक जनन कोशिका विभाजन करके एक कोशिका से, उधर 1 से 4 शुक्राणु बने थे, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 क्या बने थे, शुक्राणु बने थे। अब यहाँ पर एक प्राइमरी oocyte से, किससे बनेंगे, oocyte से क्या बनेंगे, एक ही अंडाणु का निर्माण होगा। यहाँ पर शुक्राणु जनन में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बने थे, और oogenesis या अंडाणु जनन में एक प्राइमरी oocyte से कितने, सिर्फ एक ही अंडे का, एक ही अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक है, इस प्राइमरी की जगह सब जगह, सॉरी स्पर्मेटोसाइट की जगह सभी जगह पर क्या करना है, oocyte, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, फिर इसके बाद स्पर्म की जगह आखिरी में क्या बन जाएंगे, ओवम या अंडाणु बन जाएंगे। एक एक करके आते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं कि जो oogenesis की क्रिया मैंने बता चुका हूँ कब से प्रारंभ होती है, भ्रूणी अवस्था में 6 माह की उम्र से। याद रखना कि जो अंडाणु निर्माण की क्रिया होती है, तो अंडाणु जितने भी बनने होते हैं वो सारे के सारे भ्रूणी अवस्था में ही बन जाते हैं। जन्म के पहले ही सारे अंडे बन चुके होते हैं, जन्म के बाद अंडाणु निर्माण नहीं होता है। और जन्म के पूर्व एक फीमेल के अंदर लगभग 20 लाख अंडे, ये याद रखने वाली बात है, कितने, लगभग 20 लाख अंडाणु का निर्माण हो जाता है, कब, जन्म के पूर्व ही। और जो इसके अंदर भी oogenesis के अंदर 3 अवस्था हैं। 3 अवस्था में पहली अवस्था का नाम है गुणन या मल्टीप्लिकेशन अवस्था, इसको प्रोलिफिकेशन फेज भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी अवस्था इसके अंदर भी ग्रोथ फेज है, यह वृद्धि अवस्था है, ग्रोथ या वृद्धि अवस्था। और तीसरी अवस्था जो है मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन या मैच्योरेशन फेज, ये 3 अवस्था आएगी। ठीक है, सबसे पहली अवस्था जो है भ्रूणी अवस्था में, जब भ्रूण कितने माह का रहता है, 6 माह का रहता है, तब से ही प्रारंभ हो जाता है कौन सी अवस्था, गुणन अवस्था। इस अवस्था में प्राइमरी जर्म सेल जो है अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर पाए जाने वाले जो अंडाणु की जो फॉलिकल सेल बनती है, ग्रेफियन फॉलिकल, अभी नहीं बनी, अभी तो वो प्राइमरी फॉलिकल, 4 फॉलिकल बताए थे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और चौथा मैच्योर फॉलिकल या उसको ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। और वही ग्रेफियन फॉलिकल जो है सेकेंडरी oocyte कहलाता है, उसी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। उसी के अंदर एग स्थित होता है, ओवम स्थित होता है। तो सबसे पहले जो है गुणन अवस्था होती है। गुणन अवस्था भ्रूणी अवस्था की 6 माह की उम्र से प्रारंभ हो जाती है और प्राइमरी फॉलिकल सेल बनती सबसे पहले, और कितनी बन जाती है, लगभग 20 लाख के आसपास बन जाती है। और ये प्राइमरी जर्म सेल जो है विभाजन करती, कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन द्वारा क्या बना लेती है, oogonia का निर्माण कर लेती है, oogonia का निर्माण कर लेती है समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के। ठीक है, तो ये पहली अवस्था। दूसरी अवस्था को ग्रोथ फेज या वृद्धि अवस्था कहते हैं। ये अवस्था भी कौन सी अवस्था में पूर्ण होती है, भ्रूणी अवस्था में ही पूर्ण होती है। और इस अवस्था तक आते आते टर्शरी या तृतीयक फॉलिकल का निर्माण हो जाता है। ये अभी यहाँ पर जो बने ये प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद टर्शरी भी इसी अवस्था में बन जाते हैं। इस ग्रोथ फेज में इनमें से कोई एक oogonia आकार में वृद्धि करके बड़े आकार का हो जाता है, और वो बड़े आकार का हो जाता है तो उसको क्या बोलता है, प्राइमरी oocyte कहा जाता है। ठीक है, प्राइमरी oocyte कहा जाता है। और ये अवस्था भी कहाँ हो रही, पूर्ण भ्रूणी अवस्था में। अब इस अवस्था तक आते आते जो प्राइमरी फॉलिकल सेल बनी थी वो 20 लाख बनी थी, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ग्रोथ अवस्था तक आते आते 50 से 60 हज़ार बचती हैं। मतलब आधे फॉलिकल सेल तो पहले ही नष्ट हो चुकी होती, 50 से 60 हज़ार तक ही बचती हैं। और जन्म के बाद 50-60 हज़ार ही
फॉलिकल सेल या ग्राफियन फॉलिकल जो है वो ओवम का निर्माण करती है, और ये ओवम हर महीना जो है वो निकलता रहता है एंडोमेट्रियम झिल्ली के साथ फट करके और टूट करके। और ये ओवम में ध्यान रखना कि अगर एक महीना लेफ्ट साइड में बने हैं ओवम, तो दूसरे महीने में राइट साइड की ओवरी में ओवम बनते हैं, मतलब अल्टरनेट चलते हैं। एक बार इधर की साइड ओवम बनेंगे इस ओवरी में लेफ्ट साइड की, और एक बार राइट साइड की ओवरी में बनेंगे। तीसरी अवस्था आती है परिपक्वन अवस्था। इस अवस्था में प्राइमरी oocyte जो असमान विभाजन करता है। इसके पहले अपन ने पढ़ा था शुक्राणु जनन, उसमें समान विभाजन हुआ था। असमान विभाजन मतलब कि बड़ी और छोटी कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका बड़ी बन जाती है, इस बड़ी कोशिका को बोला जाता है सेकेंडरी oocyte, जो कि हैप्लाइड हो जाती है, क्योंकि पहला विभाजन कैसा हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन हुआ है, जिसके फलस्वरूप ये प्राइमरी oocyte विभाजित होकर के दो अनियमित आकार की कोशिका का निर्माण कर लेती है। इस छोटी कोशिका को तो बोलते हैं पोलर बॉडी, और इस बड़ी कोशिका को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी oocyte। जरूरी नहीं है कि हर oogenesis के दौरान ये पोलर बॉडी बने ही सही, ठीक है, ये निश्चित नहीं है। अभी तक इस बात को खोजा नहीं जा सका है कि पोलर बॉडी हमेशा बनती ही है, पर ये सेकेंडरी oocyte और प्राइमरी oocyte तो बनेगा ही, क्योंकि अंडाणु जनन में अंडा ही बनना है तो oocyte तो बनेगा। अब पहला विभाजन जो होता है वो कैसा हो गया, असमान विभाजन हुआ है, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, जिसके अंतर्गत एक प्राइमरी oocyte विभाजित होकर के सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी का निर्माण कर लेता है। बड़ी कोशिका को सेकेंडरी oocyte और छोटी कोशिका को क्या कहा जाता है, पोलर बॉडी। अब अगला विभाजन जो होता है, अगले विभाजन के फलस्वरूप ये दोनों कोशिकाएं विभाजित होती है, एक पोलर बॉडी से दो छोटी छोटी पोलर बॉडी और बन जाती हैं। कितनी, दो छोटी पोलर बॉडी का निर्माण और हो जाता है। और इसके अलावा जो ये सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte में से एक तो और पोलर बॉडी, ये पोलर बॉडी बन गई, और एक कौन, ओवम का निर्माण हो जाता है। ये ओवम अचल प्रकार का होता है, स्थिर होता है। इस प्रकार एक प्राइमरी जर्म सेल से लास्ट में कितने, एक ओवम का निर्माण हुआ है। किससे हुआ है, एक ऊगोनिया से एक ओवम, ठीक है। तो 4 ऊगोनिया बनेंगे तो कितने ओवम बनेंगे, टोटल 4 ओवम का निर्माण होगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के समान ही oogenesis है, जिसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। इसके अंदर 3 डायरेक्ट अवस्था हैं। पहली अवस्था का नाम गुणन अवस्था, जिसमें प्राइमरी या प्राइमोडियल जर्म सेल विभाजन करके समसूत्री विभाजन द्वारा सबसे पहले काय का, ऊगोनिया का निर्माण करती है। फिर प्राइमोडियल जर्म सेल से जब ऊगोनिया बन जाता है तो ऊगोनिया दूसरी अवस्था में पहुंचता है, जिसको बोलते हैं वृद्धि अवस्था। ये दोनों अवस्था जो है भ्रूणी अवस्था में ही पूर्ण होती है। ये तीसरी अवस्था प्रारंभ होती है 11 वर्ष की उम्र से। कब से प्रारंभ होती है, 11 वर्ष की उम्र से, और कब तक चलती है, 45 वर्ष की उम्र तक, और अधिकतम 55 वर्ष की उम्र तक ये वाली प्रक्रिया मतलब मैच्योरेशन या परिपक्वन अवस्था चलती है। इस अवस्था में जो बना हुआ जो ऊगोनिया था, ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte बन गया था ग्रोथ फेज में। अब ग्रोथ फेज में बना हुआ प्राइमरी oocyte 2 बार विभाजन करता है, और दोनों विभाजन कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है वो अनियमित प्रकार का होता है, जिसमें एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका बन जाती है। बड़ी कोशिका को सेकेंडरी oocyte और छोटी कोशिका को पोलर बॉडी कहा जाता है। फिर ये कोशिकाएं वापस से विभाजन करती है, सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन, ये द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप वापस से ये सेकेंडरी oocyte से एक बड़ी सेल जिसको ओवम और एक छोटी सेल जिसको पोलर बॉडी। इसी प्रकार इस पोलर बॉडी से 2 पोलर बॉडी, टोटल मिला के कितनी, 3 पोलर बॉडी तथा एक ओवम बनती है। ये 3 पोलर बॉडी एक निश्चित समय के बाद नष्ट हो जाती है, ताकि उस ओवम को पूरी तरह से क्या मिल सके, पोषण मिल सके। कई वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जरूरी नहीं है कि हर बार oogenesis के फलस्वरूप ये पोलर बॉडी का निर्माण हो ही सही, ठीक है, ये 100% जरूर नहीं है। अब हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis हो गया। इसके आगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसी का दोनों में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में 100% आने के चांस हैं। किन किन दोनों में अंतर, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस और एक oogenesis, दोनों में अंतर। अंतर में सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या हो जाएगी,
शुक्राणु के अंदर, किसमें, शुक्र जनन नलिका, सॉरी वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिका में किसके निर्माण की क्रिया को, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, शुक्राणु जनन कहा जाता है। इधर क्या, अंडाशय के अंदर किसका, अंडाणु के निर्माण की क्रिया को अंडाणु जनन कहा जाता है। पहला अंतर क्लियर। दूसरा अंतर याद रखना, इस क्रिया में जो है एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने, 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने, 4 शुक्राणु, और 4 स्पर्मेटोगोनिया से कितने बनेंगे, 16। या तो कह दो प्राइमरी जर्म सेल से टोटल कितने 16 शुक्राणु बनते हैं, या एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। परंतु oogenesis में एक oogonia से कितना, सिर्फ एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। एक oogonia से एक अंडाणु। पहले में परिभाषा बता देंगे, दूसरे नंबर पे संख्या बता देंगे, तीसरे नंबर पे याद आएगा अंडाणु जनन की क्रिया के फलस्वरूप जो विभाजन हुआ है, कैसा हुआ है अभी विभाजन, असमान प्रकार का विभाजन। अर्धसूत्री तो दोनों में होता है, पर जो अंडाणु जनन में विभाजन होता है वो कैसा, असमान अनियमित विभाजन होता है। अनियमित मतलब एक बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका बनती है, परंतु यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई बड़ा छोटा नहीं था, तो विभाजन कैसा था, समान प्रकार का। इधर असमान विभाजन होता है, इधर समान विभाजन होता है। इस oogenesis की क्रिया में एक विशेष रचना बनाई है जिसका नाम क्या है, पोलर बॉडी। तो oogenesis की क्रिया में किसका निर्माण होता है, पोलर बॉडी का निर्माण होता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में कहीं पोलर बॉडी बना था क्या, नहीं। इस क्रिया के अंतर्गत या इस क्रिया के फलस्वरूप किसका, पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता है। अगला, इस क्रिया में जो बनता है अंतिम उत्पाद वो क्या था, अंडाणु। तो इस क्रिया में बने हुए अंडाणु कैसा होता है, गोलाकार और अचल होता है। और इस क्रिया के फलस्वरूप बना हुआ शुक्राणु कैसा होता है, लंबा पतला। उस वाली वीडियो में शुक्राणु का चित्र नहीं दिख रहा था, तो यहाँ देख लेना शुक्राणु का चित्र कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। तो इस क्रिया में बना हुआ जो शुक्राणु होता है वो कैसा होता है, लंबा पतला और चलनशील होता है। और अंतर रहिएगा कुछ, एक आध अंतर। हाँ, ये क्रिया कब होती है शुरू, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया 11 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होती है, और ये क्रिया जो है 6 माह की भ्रूणी अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। और इसके अलावा कोई अंतर बाकी रह गया क्या, बता तो दिया है मैंने, समान और असमान या नियमित और चलनशील बता दिया। शुक्राणु चलनशील होता है, लंबा पतला होता है, दोनों तीनों एक साथ मिक्स कर दिए। लंबा पतला चलनशील होता है शुक्राणु, और ये गोलाकार और अचल प्रकार का होता है अंडाणु। तो ये शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर। जब अंतर लिखेंगे तो ये चित्र भी बना लोगे तो अच्छा रहेगा कि अंतर के साथ दोनों चित्र भी आ जाएगा, ताकि समझने वाले को साफ साफ क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू। टाइम क्या हो गया, 3:45 बज गई क्या, बस लिख लिया था इतना तुमने।